आज मैं आपको 25 साल पुराने यामाहा RX 100 के इलेक्ट्रिकल सर्किट के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी भी मेरी बाइक में लगे हुए हैं। अगर आपके पास 25 साल से ज़्यादा पुरानी बाइक है तो आप अपनी बाइक के ओरिजिनल 25 साल पुराने स्पेयर पार्ट्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग साल को ढूंढें, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी बाइक के पार्ट्स आपकी बाइक के साथ के हैं या फिर बाद के हैं। कई लोगों की बाइक में 25 साल पुराने पार्ट्स की बजाय स्विस कंपनी के स्पेयर पार्ट्स लगे हो सकते हैं, जो उनकी बाइक के मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बाद के हो सकते हैं। दरअसल कंपनी के अधिकांश पार्ट्स में उन दिनों स्पेयर पार्ट्स का नंबर और निर्माण का वर्ष प्रिंट हुआ करता था, और कई कंपनियां कच्चे माल का आयात करती थी और इस माल के साथ वे भारत में असेंबल्ड पार्ट्स बनाया करती थी। इसलिए इंपोर्टेड भागों की तुलना में भारतीय गुणवत्ता भी अच्छी थी। बाद में 1997 के बाद बहुत अधिक डुप्लीकेट पार्ट्स और लोकल पार्ट्स भी ओरिजिनल के खिलाफ प्रतियोगिता के लिए बाज़ार में आ गए थे। धीरे धीरे लोगों को पैसा बचाने के लिए इन लोकल पार्ट्स का उपयोग करना पड़ा और 2010 के बाद तो यामाहा RX 100 के सभी ओरिजिनल पार्ट्स बाज़ार से गायब होने लगे। केवल अधिकृत शोरूम से ही प्राप्त किया जा सकता था, और अब तो ओरिजिनल होकर भी वो क्वालिटी नहीं होती जो पहले आया करती थी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि सन 2005 के बाद 6 वोल्ट के पार्ट्स को मार्केट में मिलने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैंने अपनी बाइक को 6 वोल्ट से 12 वोल्ट में 15 साल पहले ही कन्वर्ट करा लिया था। इसका फ़ायदा तो ये हुआ कि बाइक की लाइट ज़्यादा ब्राइट मिलने लगी और 12 वोल्ट के पार्ट्स मार्केट में आसानी से मिल जाते थे। घाटा मुझे यह हुआ कि मेरे ओरिजिनल 6 वोल्ट के सारे बल्ब और ओरिजिनल 6 वोल्ट का RR यूनिट, ओरिजिनल जापानीज़ 6 वोल्ट हेडलाइट बल्ब जिस पर जापान लिखा हुआ था, और 6 वोल्ट का फ्लैशर सारे बाइक से हटाने पड़े। उनके स्थान पर सेमी ओरिजिनल 12 वोल्ट पार्ट्स लगवाने पड़े, जिनको हर 2 या 3 साल में बदलना पड़ता था। इन पार्ट्स से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, भले ही वो ओरिजिनल क्यों ना हो। यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि भारत में जो कंपनियाँ यामाहा RX 100 के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती थी, उनमें से कई कंपनियाँ उन पार्ट्स में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया करती थी। जैसे RR यूनिट है, RR यूनिट के अंदर, और जैसे CDI यूनिट है, इनमें क्या लगता है? इनमें लगते हैं डायोड। RR यूनिट के अंदर आपका एक IC लगता है जो 7812 जैसा IC होता है, जो आपको रेगुलेट करके 12 वोल्ट निकालता है। CDI यूनिट में एक SCR होता है, रेजिस्टेंस होती है, डायोड होते हैं, और उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो करंट को स्टोर करके रखता है। तो ये सारे जो क्वालिटी कंट्रोल और एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो मटेरियल्स होते थे, ये पहले यहाँ पे आते थे बाहर से, और इनको फिर असेंबल किया जाता था और अपना मार्किंग लगा के इनको बेचा जाता था। तो इस वजह से इनकी क्वालिटी जो अंदर की है वो बाहर वाली ही है, और इनके ऊपर जो चलने वाला लोड है वो वही सहन करते हैं पार्ट्स, और इसलिए ये इतने टाइम तक चल गए। लेकिन अब जो धीरे धीरे कंपटीशन शुरू हुआ और बढ़ता गया, तो उसमें चाइना के प्रोडक्ट्स आने लगे और इंडियन मार्केट में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलने लगे, तो उनकी लाइफ 2 से 3 साल ज़्यादा नहीं होती। तो उस वजह से लोग लोकल भी लगा लेते हैं, तो भी वो 2 ढाई 3 साल से ज़्यादा नहीं चलते, और किसी ब्रांडेड कंपनी का भी लगाएंगे तो वो इतने लंबे टाइम तक तो चलेंगे ही नहीं। वो 25-25 साल तक अपने अगर प्रोडक्ट बेचेगी ही नहीं, तो उसका तो दिवालिया निकल जाएगा। तो ये 25 साल क्यों चल गए? क्योंकि ये आए थे बाहर से एक्सपोर्ट क्वालिटी से, और उनकी क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी थी। नहीं तो उस कंपनी का रेटिंग नहीं घट जाएगी अगर उसकी क्वालिटी इतनी डाउन होगी। तो इसी वजह से जब हम किसी दूसरी कंट्री में अपना माल बेचते हैं, तो उसमें एक नियम कानून होता है जिसका पालन करना पड़ता है, स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारे जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। और बचपन से हमने एक ही जगह का नाम पहले से ही सुना है, वो है जापान, और दूसरा जर्मनी। इनकी चीज़ें जो भी आती हैं वो लॉन्ग लाइफ होती हैं। तो
ये मॉडल भी जापानीज़ ही है, तो इसमें अधिकतर सामान शुरू में जापान से आता था। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं तो उनसे वो पहले फीडबैक लेती थी और अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती थी। तो इस वजह से इंडियन होने के बावजूद भी वो इतने लंबे टाइम तक चल गई। लेकिन आज की डेट में अगर आप कोई भी कंपनी का RR यूनिट ले लीजिए, कोई भी बल्ब ले लीजिए, वो ब्रांडेड भी होगी तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं चलती। ये मैंने अपने 12 वोल्ट के सर्किट करने के बाद बातें ये समझ ली हैं। तो चलिए, ये एग्जांपल आपके लिए सूट रहेगा, आप इस बात से थोड़ी नॉलेज भी गेन करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। तो आगे चलते हैं। लेकिन आज भी मैंने अपना हॉर्न 6 वोल्ट का ओरिजिनल ही रखा है, जो कि इस बाइक के साथ लग कर आया था। वो 12 वोल्ट पर 25 साल बाद भी चल रहा है और बाकी सारे पार्ट्स भी ओरिजिनल ही लगे हैं। यहाँ मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जब आप अपनी RX 100 को 6 से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कराएं तो उसके ओरिजिनल वर्किंग पार्ट्स अपने पास ही रखें, क्योंकि पैसा देने पर भी ओरिजिनल चीज़ आज नहीं मिल रही है जो इस बाइक को कभी धोखा ना दे। आइए वीडियो देखते हैं कि ये पार्ट्स कैसे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी बाइक में ये ओरिजिनल मिंडा का 6 वोल्ट का 6 वोल्ट का हॉर्न लगा हुआ है। चलिए इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ओरिजिनल पार्ट्स में से एक ये पार्ट भी मेरे पास अभी तक 25 साल पुराना है। आप देख सकते हैं ये मिंडा कंपनी का हॉर्न है जिस पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट। इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे बना दूंगा, जिसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके डेसिबल और इसके हर्ट्स मैं सारी डिटेल दे दूंगा और इसको कैसे सेट किया जाता है बैटरी के साथ, और इसकी अलाइनमेंट कहाँ से होती है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी लिखा हुआ है 0695 मिंडा। ये पिछले 15 साल से मेरे बाइक में 12 वोल्ट पर काम कर रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग के 10 साल ये 6 वोल्ट की बैटरी पर इसने काम किया और बाद में इसने 15 साल 12 वोल्ट के ऊपर सेवा दी। इसके अलावा जब मैंने 12 वोल्ट में कन्वर्ट कराई थी अपनी बाइक, तो मैंने बल्ब और हेडलाइट बल्ब, RR यूनिट और फ्लैशर ये मुझे चेंज कराने पड़े, लेकिन मेरे टेक्नीशियन ने मेरे को इसकी सलाह नहीं दी थी चेंज करने की, क्योंकि ये वर्किंग 12 वोल्ट पे कर रहा था। तो तब से मेरे पास है, आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल पार्ट है। और अब इसको मार्केट में आप ढूंढने जाएंगे तो शायद कंपनी ने ये मॉडल भी बनाना बंद कर दिया होगा, क्योंकि सेम मॉडल सेम डाई के अंदर मैंने भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल 25 साल पुराना मिंडा कंपनी का यामाहा RX 100 का हॉर्न है। इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगा, आप कृपया करके उसमें देख लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ओरिजिनल BP7HS ओरिजिनल NGK का स्पार्क प्लग लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए NGK लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये RR यूनिट है, रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, और एक स्विस कंपनी का है ये लगा हुआ। ये यहाँ लगा हुआ स्विस कंपनी प्रिंट है। और मैंने 2005 में जब अपना सर्किट को चेंज कराया था
तो जो लगा था वो 2010 तक, 5 साल के अंदर वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, और मैंने चेंज करवाया था। फिर तब से अब तक ये 2010 से लगा हुआ है। और इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था जो मिट गया है धीरे धीरे, लेकिन मैंने उसको लेंस की सहायता से पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर लिखा है रेगू प्लस रेक्टिफायर यामा RX100 12.6 वोल्ट राजदूत 175। इट मीन्स कि ये राजदूत 175 जो राजदूत आती थी बाइक उसमें भी लग सकता है। और 08 अगस्त का महीना और 2010 का बना हुआ है ये, तो इसको 10 साल हो गए और यह भी ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे कारीगर के कहने पर मैंने इसकी वायरिंग भी चेंज कराई थी। जब 12 वोल्ट में कन्वर्ट कराई तो वायरिंग तो सेम थी ऑलमोस्ट, लेकिन पुरानी तार ख़राब भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। वो कंडीशन ये थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बिल्कुल जैसे ये है वैसी ही थी। लेकिन उन्होंने कहा चेंज करवा लीजिए, तो मैंने चेंज करा ली। ये स्विस की वायरिंग है, इनके ऊपर लिखा भी है तारों पे। और ये फीमेल कनेक्टर आप देख रहे हैं नया है, और ये पुराना है। ये नीचे से जो आपका जनरेटर कॉइल का वायर आ रहा है यहाँ से, ये भी मेरी कभी चेंज नहीं हुई, ये भी ओरिजिनल है। इसमें से कोई कॉइल उसने चेंज नहीं की, उसी सर्किट से ये 12 वोल्ट चल रहा है। और ये सारी जनरेटर की वायर हैं, ये कनेक्टर्स आप देख सकते हैं पुराने लगे हुए हैं, और यहाँ से कनेक्टर नया लगा हुआ है, और ये वायरिंग चेंज है। तो ये आरआर यूनिट जब से लगवाया है तब से वायरिंग और आरआर यूनिट से रिलेटेड सारी चीज़ें चेंज करवा दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे बाइक की HT कॉइल है जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है, और इसमें एक बीच में एक आयरन कोर है और ग्लेज भी है इसमें अभी भी। इसके अंदर कंपनी का मार्किंग लिखा हुआ है इधर, और ये कंपनी का नाम है NIG, और पार्ट का नंबर कुछ ऐसे दे रखा है 0001, और मैन्युफैक्चरिंग मंथ दे रखा है 02 और 95 एयर, यानी कि 95 में बनी होगी, और अब ये 25 साल पुरानी हो चुकी है, और आज भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने पार्ट्स अभी तक बाइक में अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे इसको चेंज कराने की आज तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक यामा RX100 की CDI यूनिट है। मेरी बाइक में ये पिछले 25 साल से लगी हुई है, और एक ये ओरिजिनल CDI यूनिट है जिसकी फुल फॉर्म कंडेंसर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम होती है। और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका नंबर लिखा है CDI यूनिट NCU 0002, और इसकी कंपनी है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, और मेड इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है 09 यानी कि सितंबर एयर 94, 0994। तो ये एक ओरिजिनल CDI यूनिट है जो मेरी बाइक में आज तक चेंज नहीं हुई। ये एक फ्लैशर है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के कन्वर्ट कराने के बाद ओरिजिनल फ्लैशर और RR यूनिट चेंज कर दिए गए थे। तो ये अब 12 वोल्ट का मैंने
कोई बॉन्ड कंपनी का लगा रखा है। इसके अंदर म्यूज़िकल फ्लैशर लिखा हुआ है। ये आपके इंडिकेटर के साथ साथ बज़र भी देता है, और जब आप इसको ऑन करेंगे न्यूट्रल पर मेन स्विच को, तो ये बीप साउंड देगा। इसका यही फ़ायदा है। पहले ये नहीं आते थे इस तरह के, अब ये आने लगे हैं। और ये कोई बॉन्ड कंपनी का है, लेकिन ये सब चलते रहते हैं, ओरिजिनल नहीं है। हर 5 साल बाद इनको चेंज कराना ही पड़ता रहना है। तो ये ओरिजिनल नहीं है मेरा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास ओरिजिनल 6 वोल्ट का क्यूबिक्स कंपनी का फ्लैशर है। मैंने कुछ पार्ट्स अपने संग्रह करने के लिए रखे हैं, और इसमें देख सकते हैं आप 10 वॉट लिखा है, और इसका नंबर भी दे रखा है। इसके अलावा आप ये 6 वोल्ट का बल्ब देख सकते हैं, सन ग्लो कंपनी का है, और ये लिखा 6 वोल्ट यहाँ पर। टेन वॉट। इसी प्रकार से ये भी एक 6 वोल्ट का छोटा बल्ब है, जो यामा में यूज़ होता है। तो इस प्रकार से ये बल्ब काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये मिलते नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी मिला होगा कि आपने 25 साल पुराने इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स देखे। आप में से अगर किसी भी व्यूअर के पास इस तरह के पार्ट्स हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे मुझे खुशी होगी कि मेरे जैसा व्यक्ति और भी कहीं बैठा है जो स्पेयर पार्ट्स को आर्काइव के रूप में अपने पास रखता भी है और लाइक भी करता है। दूसरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपनी बाइक को 6 से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं, तो उसके निकले हुए पार्ट्स अपने पास आर्काइव के रूप में रखें, क्योंकि हो सकता है उनमें से जेन्युइन पार्ट्स भी हों, और ये पार्ट्स आपको अब मार्केट में नहीं मिलेंगे, भले ही वो 6 वोल्ट के ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप इसमें 12 वोल्ट के कन्वर्ट कराने के बाद कोई पार्ट लगाते हैं, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे किसी ओरिजिनल या कोई ब्रांडेड कंपनी में कन्वर्ट कराएं, क्योंकि ज़्यादातर घटिया क्वालिटी के पार्ट्स सस्ते ज़रूर होंगे, लेकिन वो बीच रास्ते में आपको धोखा दे सकते हैं। किसी भी तरह से आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई अगर चीज़ पूछनी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।